तो तुम थोड़ा सा अगर मुझे हेल्प करना चाहते हो तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स देख के ही मैंने फिर से वीडियो बनाना चालू किया है, क्योंकि मुझे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो वही देख के मैंने वही कमेंट्स देखकर मैंने वीडियो बनाना वापस से चालू किया है। तो तुम्हें लाइक्स करने हैं, कमेंट्स करने हैं, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के ग्रुप्स में शेयर किया करो, ताकि मेरी रीच भी थोड़ी बढ़ पाए। तो बस यही कहना था। मुझे उम्मीद है कि तुम शायद नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि नोट्स बनाते जाओ तभी तुम्हें समझ में आएगा और बाद में आराम से तुम रिवाइज कर पाओगे। तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम बीत चुका है और अभी हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितने हो सके उतने चैप्टर्स मैं अपलोड कर दूं, और प्रायोरिटी वाइज अगर तुम मुझे बता दो कमेंट्स पे कि कौन सा चैप्टर अभी तुम्हें नेक्स्ट चाहिए, तो वो बेटर रहेगा। मैं ट्राई करूंगा उस चैप्टर पे ही अपनी अगली वीडियो अपलोड करने की। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। क्लास 11th में भी मैंने तुम्हें काफ़ी बार बताया कि फंक्शंस क्या होता है। क्लास 12th में भी रिवीजन टूर वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है कि फंक्शंस क्या होता है, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि ये फंक्शंस का ही चैप्टर है, शुरू से इसको शुरू करते हैं। और मैं हर चीज़ बेसिक से बताने वाला हूँ, ठीक है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को जल्दी रैप अप किया जाए, लेकिन साथ में जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होते जाए, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मान लो कि तुम अब फंक्शन जो है ये मैं तीन चार तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ, तीन चार या फिर दो तीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लो कि तुम कोई एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और तुम्हारे पास चार शेफ्स हैं, और चार जो शेफ हैं वो हर एक शेफ जो है वो अपनी डिश अलग बना रहा है। कोई इंसान, कोई जो शेफ है वो नूडल्स बना रहा है, कोई शेफ मान लो खिचड़ी बना रहा है, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चार है अलग अलग। तो अभी तुम क्या करोगे? अभी तुम सबको सिर्फ ऑर्डर दोगे कि मान लो तुम्हें नूडल्स बनवाना है, तो तुम नूडल्स वाले शेफ को बोलोगे कि भैया नूडल्स बना दो, तो वो नूडल्स बना कर ला देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कोडिंग में भी हमारे पास मान लो कोई लंबा सा कोड है, और उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड ऐसे हैं जो मुझे बार बार काम पड़ेगा जिनका। तो क्या मुझे वो लिखना ज़रूरी है? मतलब क्या मैं अपना प्रोग्राम पूरा लिखता जाऊं और उसके बाद फिर बीच में वो लाइंस ऑफ कोड रहेंगे, फिर आगे मैं और कुछ लाइंस लिख दूं, फिर से वो कोड्स लिखूं मैं, तो वो बेटर रहेगा? या फिर मैं उस लाइंस ऑफ कोड को एक ब्लॉक में स्टोर करा दूं और उस ब्लॉक को हमेशा कॉल करता रहूं? ठीक है, मतलब मेरे को जब जब नूडल्स बनवाने होंगे तब तब मैं उस शेफ को बोल दिया करूंगा, वो मेरे को बनवा के ला देगा। ठीक है, मुझे हर बार खुद जाकर नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैं उस फंक्शन में चीजों को रखने वाला हूँ। ये था पहला तरीका, जिस तरह से मैंने तुम्हें फंक्शन के लिए बताया कि फंक्शन क्या होता है। अब एक और तरीके से तुम इसे समझ सकते हो कि फंक्शन कोई एक मशीन की तरह हो सकता है। जैसे तुम्हारे किचन में रखा हुआ मिक्सर, वो भी एक फंक्शन है, उसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। तुम वहां पर कुछ इनपुट डालते हो, फिर वो फंक्शन क्या करता है, उसे ग्राइंड करता है, और उसके बाद फिर हमें जाकर आउटपुट मिलता है। तो ये इस तरह से भी एक फंक्शन हम कह सकते हैं, मतलब कि फंक्शन हमें कुछ भी काम करके देता है। मान लो अगर फंक्शन में हम कोई एक वैल्यू देते हैं 1, तो या तो हो सकता है कि वो मुझे उसका स्क्वायर करके दे दे, क्यूब करके दे दे। 1 तो खैर उसका स्क्वायर क्यूब एक ही होता है, लेकिन अगर मैं 5 वैल्यू डाल दूं तो वो मुझे हो सकता है कि उसकी स्क्वायर वाली वैल्यू दे दे। ठीक है, क्यूब वैल्यूज रिटर्न कर दे। ठीक है, ऐसी चीजें हम करवा सकते हैं। अब देखो, फंक्शंस दो तरह के होते हैं। पहले जो कि हमारे पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब कि ऑलरेडी पाइथन को पता है कि ये कौन से फंक्शन है। और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम बनाते हैं, मतलब हम कोई अपना फंक्शन बना सकते हैं। अगर तुमने यहाँ पर प्रिंट वाला फंक्शन तो यूज किया ही होगा, सब अभी तक तो सबने यूज कर लिया होगा प्रिंट, और इसके अंदर हम कुछ भी ऐसे आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, हम किसी भी फंक्शन को कैसे पहचानते हैं कि वो फंक्शन है? सबसे पहला तो उस फंक्शन का नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स लगे होते हैं, और इसके अंदर या तो कुछ हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो चीज़ है इसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और पैरामीटर्स। देखो, अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्ग्यूमेंट्स हम कब बुलाते हैं और पैरामीटर्स कब बुलाते हैं, तो वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। वो फॉर्मल एक्चुअल वाला कॉन्सेप्ट वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी सिंपली तुम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मानकर चलो। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन के अंदर देते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रिंट है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है? देखो, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स है, और इसके अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है। तो प्रिंट एक फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास। खैर, अगर मैं इसको रन करके देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पर मुझे हेलो प्रिंट करके दे रहा है। मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि इस फंक्शन में क्या क्या करवाना है पाइथन को। ठीक है, हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो
उसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर यहाँ पर प्रिंट लिखा जाए तो तुम उससे क्या क्या करवाओ। सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसने ये मुझे प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि इसे पता है कि प्रिंट का काम क्या है। अब मुझे अगर खुद के फंक्शंस बनाने हैं तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि उसमें ये सारे काम करके दो। ठीक है, तो ये था एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन फंक्शंस का। चलो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि फंक्शन क्या होता है। अभी अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस में मैं एक फंक्शन तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से फंक्शन को बनाया जाता है, किस तरह से उससे काम करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें अगर पूरी की पूरी चीजें समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी चीजें समझा भी नहीं रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो ये होता किस तरह से है, ताकि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चीजों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं खुद से, तो उसके लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम हम मान लो सम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, ए कॉमा बी। चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया और इसको हम डिफाइन करते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ कि मान लो यहाँ पर प्रोसेसिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं उसको रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ पर नीचे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी इस प्रोग्राम इस फंक्शन को यूज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने सिर्फ स्टार्टिंग लिख दिया, पहले हमें दिखेगा कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पर यूजर से काम करता हूँ, दो नंबर्स एंटर करवा लेता हूँ और उसके बाद उसको हम सम करके दे देंगे, और वो इस फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं यूजर से इनपुट करवा लूँ या तो खुद ही दे दूँ। तो अब तक तुम इनपुट करवाना जान चुके होगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं इनपुट करवा लेता हूँ यूजर से ही इंट, ताकि मुझे इंट डेटा टाइप मिले और इनपुट, और इसके अंदर में मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है। और प्रॉम्प्ट क्या लिखूं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ से मुझे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर बी। ठीक है, बी को भी मैं इंट में रखूंगा, इंट इनपुट, और इसके बाद मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा एंटर सेकेंड नंबर। ऐसे करके मेरे पास दो इनपुट आ गए। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगा, तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो, और ये ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो यहाँ पर लिख दो। ठीक है, हो गया खत्म, ये मैंने सेव किया और अब इसको रन करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टार्टिंग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर, मान लो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। उसके बाद एंटर थर्ड सेकंड नंबर, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्रिंट नहीं कर रहा चीज़ों को। ठीक है, क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोसेसिंग, इसका मतलब तुम ये समझ गए हो कि ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो रिटर्न ए प्लस बी और प्रिंट ए प्लस बी अलग अलग चीजें हैं। ये कैसे होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न वाली चीज तुम्हें पढ़ना है आगे। ठीक है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक सेपरेट टॉपिक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर रिटर्न वाली चीज को हटा के इसको प्रिंट से रिप्लेस कर देता हूँ। प्रिंट, और क्या करूँ, ए प्लस बी। मैंने ये मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ, ये मैं सेमी कॉलन की आदत है मेरी। चलो ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एंटर फर्स्ट नंबर, 7 डाल दिया, 3 डाल दिया, प्रोसेसिंग। अब मेरे पास ये फंक्शन के थ्रू कॉल होकर ये आ चुका है। ठीक है, अगर तुम्हें ये काफ़ी छोटा लग रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं टर्मिनल का। इंटीग्रेटेड फॉन्ट साइज, इसको मैं 20 कर देता हूँ। हम्म, तो चलो अभी मैंने यहाँ पर टर्मिनल का जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा दिया है। एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, अब ये तो वही है। चलो ठीक है, यहाँ तक तुम समझ चुके हो। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक बार फंक्शन को कॉल किया, अब मैं और भी कर सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पर ये जो इनपुट लिया हुआ है मैंने, ठीक है, ये भी मैं फंक्शन से करवा सकता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, डेफ, और इसमें हम लिखते हैं कि सामने वाले इंसान को ग्रीट करो। ठीक है, तो ग्रीट एक फंक्शन मैंने बना दिया।
और मैंने इसमें एक भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करवाया, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि या तो हम उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करवा भी सकते हैं अपने फंक्शन में और नहीं भी करवा सकते। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग लिख देते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, यहाँ पर मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सॉरी, ये नहीं, दूसरे लैंग्वेजेस की आदत, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल करते हैं। सिंपल है। तुम्हें भी पता होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ तो इनपुट वाली चीज़ों को भी हटा देता हूँ यहाँ से मैं। इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पर ग्रीट फंक्शन का यूज़ करूँ, सिर्फ गुड मॉर्निंग आ रहा है, स्टार्टिंग और गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो स्टार्टिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो इसको ठीक है, रहने देते हैं। यहाँ पर एक गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा है। और एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करता हूँ, ठीक है। फिर प्रिंट, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, बीच में कुछ और लाइंस रहेंगी, ठीक है। तुम एज्यूम कर लो, और उसके बाद फिर ग्रीट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पर बार बार मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट होकर मिल रहा है, ठीक है, जब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया। और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तुम देख रहे हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस बन सकते हैं जहां पर तुम बहुत लंबे लंबे कोड्स को किसी एक ब्लॉक में, किसी एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर रहे होगे, ताकि तुम्हें वो उतने सारे लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर बार बार ना लिखने पड़े, ठीक है। और जब जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी, तुम कॉल कर लिया करोगे यहाँ पर। बस ये था सिंपल। आगे बढ़ते हैं। खैर, यहाँ पर फंक्शन मैंने किस तरह से डिफाइन किया है, तो डिफाइन करने के लिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर तुम डेफ कीवर्ड लिखते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करवाने तो तुम वो लिखते हो, और अगर नहीं पास करवाना है तो तुम छोड़ सकते हो वैसे ही खाली। उसके बाद कोलोन के बाद तुम यहाँ पर इंडेंटेशन के साथ उसके अंदर तुम्हें जो भी लाइंस तुम्हें एग्जीक्यूट करवानी है वो तुम यहाँ पर लिख देते हो। सिंपल हो गया। और इस तरह से यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है हमने। ये था फंक्शन को डिफाइन करना, और फंक्शन को कॉल करना ये था, ठीक है। सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो पैरेंथेसिस के साथ, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स डाल दो, ठीक है। तो ये था फंक्शन को कॉल कराना, और फंक्शन को कॉल कराना और फंक्शन को इन्वोक कराना, ये एक ही चीज होती है, ठीक है। इन्वोकिंग मतलब कॉल कराना। तो यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नए टर्म सुन के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो पाइथन फंक्शंस के कितने तरीके होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? अभी तक मैंने तुम्हें दो टाइप्स बताया है। पहला, प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि ऑलरेडी बन के आता है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है। दूसरा, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम खुद बनाते हैं, जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस होते हैं। लेकिन तुम्हारे बुक में एक और टाइप ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, जो कि ये फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल तुम सिंपल ये मान सकते हो कि एक पाइथन फाइल होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। कुछ कॉल वॉल नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं कर रहे होते उसमें, सिर्फ हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर इन सब लाइंस को कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे लाइंस को कमेंट आउट कर दिया, और ये दोनों डेफिनेशंस हैं फंक्शन के अभी भी, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इसको रन करूं, तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, तुम देख रहे होगे, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, सिर्फ हमने फंक्शन को डिफाइन करके रख दिया कि ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। और उसी तरह से अभी मैं तुम्हें बता रहा था कि मॉड्यूल क्या होता है। तो कोई भी एक सिंपल पाइथन फाइल बना लो जिसके अंदर सिर्फ तुम बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन कर लो, उसे तुम एक मॉड्यूल कह सकते हो। और मॉड्यूल्स भी यूजर डिफाइंड भी होती है और प्री डिफाइंड भी होती है, ठीक है। तुमने जैसे रैंडम मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते थे, तुम उसे रैंडम मॉड्यूल से बहुत सारे फंक्शंस यूज करते थे। मैथ मॉड्यूल होता था, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स होता था, ठीक है। वो सब तुम पढ़ चुके हो, रिवीजन टूर में भी पढ़ चुके हो, और क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो। तो वो सारे मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शन स्टोर थे, और उन फंक्शंस का तुम यूज करते थे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा के, ठीक है। और मॉड्यूल्स, जो रैंडम मॉड्यूल था, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल था, वो सारे प्री डिफाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं। और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि हम बना सकते हैं, मतलब हम बहुत सारे मॉड्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गए यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो यही है। तो अभी तुम्हारे पास कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो गए? यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, और मॉड्यूल्स डिफाइंड इन, सॉरी, कितने तरह के फंक्शंस हो गए? प्री डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, ठीक है। और अगला चैप्टर मॉड्यूल्स का ही है, उसमें हम ये देखेंगे कि हम खुद के मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं। काफी इजी है वो चैप्टर भी।
और ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद क्या है, इसके बाद डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन, ये भी हमने देख लिया कि किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखो हमारे पास, मैंने यहाँ पर तुम्हें फ्लो भी बता दिया है, और अभी हमारे पास है पासिंग पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होता है? तो अभी मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, हमेशा याद रखना इसको। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहला पैरामीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसमें डिफरेंस जो है वो एकदम अच्छे से याद रखना, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ग्रीड फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं पैरामीटर नहीं है। अब ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे? चलो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसकी बात नहीं करते हैं, सम की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सम फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो मुझे बोल रहा है कि ए और बी को जल्दी से डिफाइन करो। तो यहाँ से मैं ए और बी को डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ए और बी को डिफाइन करवा दिया, और उसके बाद मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर भी ए और बी है। ठीक है, और यहाँ पर भी ए और बी है। ठीक है, तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम कुछ पास करवा रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फंक्शन कॉल के टाइम पे ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ यहाँ के ए और बी जो हैं वो पैरामीटर्स हैं, और यहाँ के ए और बी जो हैं वो क्या है? वो हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो जब कॉल कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट, और डिफाइन कर रहे हो तो पैरामीटर्स, इसको ध्यान में याद रखना। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो क्यों? ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं इसका नाम सी और डी रख देता हूँ। ठीक है, जब तक हम इसे कॉल कर रहे हैं, इसका नाम मैंने यहाँ से सी कर दिया, और इसका नाम मैं यहाँ से डी कर देता हूँ। हो गया, यहाँ से मैंने सी और डी कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पर तुम देखोगे कि तो यहाँ पर तो सम में ए और बी है, लेकिन हम यहाँ पर ए और बी तो हमने कहीं रखा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि ये हमारा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं? क्या ऐसा है? अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊं तो तुम्हें क्या लगता है, ये चलना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है कि ये चलेगा। ठीक है, ये कैसे चलेगा? यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड, थर्ड, प्रोसेसिंग 5। ठीक है, ये चल चुका है आराम से। तो ये कैसे चला? ठीक है, ये कैसे चला? तो यहाँ पर तुम देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये दोनों पैरामीटर्स हैं। तो जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर पैरामीटर्स देते हैं, और जो यहाँ पर तुम जो भी लिखोगे, ठीक है, वो चीज तुम्हें यहाँ पर प्रेजेंट रखनी होगी। मतलब ऐसा नहीं करना है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर तुम सी और डी को यूज कर लो, मतलब इन दोनों वेरिएबल्स को यूज कर लो। ठीक है, जैसे ही हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो सी जो है वो चला जाएगा ए में, मतलब सी की जो वैल्यू है वो चली जाएगी ए में, डी की जो वैल्यू है वो चली जाएगी बी में। ठीक है, बस। और उसके बाद फिर ए की वैल्यू तो है ही इसके पास, तो ये ए से अपना काम करवा लेगा। बी की वैल्यू भी है ही इसके पास, तो बी जो है वो अपना काम करवा लेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ही हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा? यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो दो आर्ग्यूमेंट्स है वो अपनी वैल्यूज पास करेंगे इन दोनों पैरामीटर्स को। मतलब सी की वैल्यू चली जाएगी ए के अंदर, मतलब ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा, हम कह सकते हैं। और डी की वैल्यू चली जाएगी बी के अंदर, मतलब बी इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा इंटरनली। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सी है इंटरनली, और यहाँ पर डी की वैल्यू है। अब यहाँ पर ए और बी से काम चल रहा है, तो फिर ये वाला जो ए है वो इससे ही अपनी जो वैल्यू है वो उठाएगा, जो कि ऑलरेडी सी थी। ठीक है, और ये जो बी है वो इससे अपनी वैल्यू उठाएगा, जो कि इंटरनली डी है। सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पैरामीटर्स का और आर्ग्यूमेंट्स का, और किस तरह से हम लोग वैल्यूज पास करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अलग टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स। ठीक है, अलग ही दी हुई है वो चीज। तो यहाँ पर एक और चीज है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल और एक्चुअल का। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स ही रखें, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो, सॉरी यहाँ नहीं, जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ नंबर भी दे सकते हैं। तो सी और 3 दे दिया मैंने, तो यहाँ पर सी की वैल्यू जाएगी, और डी की जरूरत तो है नहीं हमें, तो यहाँ पर अगर मैं डी की वैल्यू कुछ भी डाल दूंगा, 100 भी डाल दूंगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटर फर्स्ट नंबर मान लो मैंने 10 डाल दिया,
और सेकंड नंबर में मान लेते हैं कि मैंने इतनी बड़ी वैल्यू डाल दी, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये ये जो 3 वाली वैल्यू है वो चली जाएगी यहाँ पर बी के पास, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास 3 + 10 हो रहा है 13। समझ गए होगे? तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ और इसको हटाकर मैं यहाँ पर डी कर देता हूँ। देखो मैंने अभी भी तुम्हें बोला था कि कुछ दो चीजें होती हैं, एक्ट सॉरी पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, लेकिन अभी और दो चीजों के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि इनसे ही लिंक्ड है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर एक थ्योरेटिकल चीज है, वो क्या है कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट है। तो जब भी हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनो, जब भी हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हो तब वो जो चीज होती है वो होती है एक्चुअल। मतलब जब भी हम कॉल कर रहे हो, कॉल करने के वक्त क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं, और आर्ग्यूमेंट वाली जो भी चीज होगी वो एक्चुअल होगी, इतना याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो चीज फॉर्मल होगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए हमने यहाँ पर ए भी रख दिया है, लेकिन काम जो है वो सी और डी से होगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू सी और डी के हैं और फॉर्मेलिटी के लिए हमने यहाँ पर ए और बी रखा हुआ है, तो इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ये ए है और बी है, तो इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, और इनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो तुम्हें ये चीज तो क्लियर है कि ये दोनों जो चीज है वो आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, और ये दोनों जो चीजें हैं वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मुझे विजुअल कोड भी बता रहा है, ठीक है, ये पैरामीटर्स है और ये वेरिएबल बता रहा है, मतलब ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन कभी कभी थ्योरी में पूछ लेते हैं कि फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ऐसा ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि फॉर्मल हम किसे कहते हैं, फॉर्मल हम इसे कहते हैं। जब भी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हो तो हम फॉर्मल कहते हैं, तो ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं या फिर फॉर्मल पैरामीटर भी कह सकते हैं इसे। और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर एक्चुअल पैरामीटर दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल। मुझे उम्मीद है कि तुम शायद नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि नोट्स बनाते जाओ तभी तुम्हें समझ में आएगा और बाद में आराम से तुम रिवाइज कर पाओगे। खैर अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम वीडियोस देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम नोट्स पे लिख लो चीज़ों को तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा, तुम्हें याद रहेगी चीज़ें, और इस तरह से तुम्हें लिखने में आसानी होगी। जब तुम एग्जाम में बैठ के लिख रहे होगे तो आसानी होगी तुम्हें। तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर फंक्शंस में, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जिसे हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और तीसरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं कि ये सब होते क्या है। सबसे पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। देखो अब यहाँ पर मैं जबरदस्ती का चीजों को एक्सटेंड नहीं करूंगा, जितना उसका मतलब है मैं वो वही उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये तीनों टाइप्स हैं कि हम किस तरह से इनको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोजिशनल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, वो सिर्फ एक ऐसा रूल है जो कि कहता है कि यहाँ पर जैसे सी और डी है, और ये चीजों को किस तरह से ले रहा है, ए और बी से, ठीक है। मतलब कि हमें पोजीशन सही देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें अगर सी की वैल्यू बी में डालनी है तो हम सी को पहले डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें पहले वाले वेरिएबल को इधर रखना है तो हम पहले वाले वेरिएबल को इसमें भी इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर मैटर करना चाहिए, ठीक है, ये मेंटेन रखना है हमें। ये कहती है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वाली जो रूल हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीजें मुझे थोड़ी परेशान कर रही है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सम फंक्शन है। मैं एक काम करता हूँ कि इसमें तीन चीजें रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर तीन रख लिया। अब ये कलर थोड़ा सा डार्क या फिर कह सकते हैं फेडेड इसलिए हो गया है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये डार्क है या फेडेड है। शायद डार्क है। तो ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि हमने इस फंक्शन के स्कोप के अंदर, मतलब इस इंडेंटेशन में, या फिर कह सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हमने कहीं सी का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम 3 नंबर का सम करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स का सम करवा लिया है, हो गया। अभी यहाँ पर मेरे पास सम फंक्शन है, यहाँ पर मैं दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, फिर तो एरर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तब तो मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, और यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन तीन चीजों को लेकर किया है।
यानी कि मेरे प्रोग्राम में एरर आनी चाहिए। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को इससे पहले भी एक बार कॉल कर लेता हूँ, और इस बार मैं करूंगा 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, सम, इसमें मैं सी रख देता हूँ, डी रख देता हूँ, और एक काम करते हैं, ई एक नई वेरिएबल जिसमें हम थर्ड नंबर लेंगे यूजर से। ई इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसको भी रन करूं, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर 3 है, सेकंड नंबर 5 है, थर्ड नंबर 3 और 5 8 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ इसको। ठीक है, प्रोसेसिंग, और उसके बाद फिर 10। यहाँ तक चल गया, और उसके बाद फिर मेरे पास एरर आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ तक हमारा कोड जो है वो चल चुका है। यहाँ से इसने फंक्शन को एक्सेस कर लिया, ठीक है, कॉल कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये जो दूसरा, यहाँ पर 11 नंबर में जो लाइन लिखा हुआ है उसमें क्या है कि यहाँ पर मैं सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम चाहते हैं कि अगर यूजर जो है वो एक इनपुट ना दे, मान लेते हैं कि अगर वो सी की वैल्यू हमें ना दे। ठीक है, यहाँ पर जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी? इस कॉल के हिसाब से सी की वैल्यू ई होगी, और इस कॉल के हिसाब से सी की वैल्यू हमने दी ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे इस बार कि जब तुम्हें सी की वैल्यू ना दी जाए तो उस वक्त तुम बाय डिफॉल्ट सी की वैल्यू 2 मान लो। सिंपल हो गया, यही कहना था मुझे। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो पहला नंबर मैं दे देता हूँ 3, दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ 5, और तीसरा नंबर मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि मैं तीन तीन चीजें, तीन वेरिएबल्स है, तीनों वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ स्टोर करा रहा हूँ, तो इस कॉल के हिसाब से चल जाना चाहिए, और मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? 10 आउटपुट आना चाहिए। और इस कोड के हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए? अभी तक जब तक तुमने नहीं पढ़ा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, तब तुम कह रहे थे कि एरर आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया है। तो अगर यहाँ पर सी की वैल्यू इसे नहीं मिलेगी तो बाय डिफॉल्ट ये 2 ले लेगा। मतलब कि यहाँ से भी तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैंने 2 दे दिया, और डिफॉल्ट वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो दोनों केसेस में, मतलब दोनों कॉल्स में इसकी वैल्यू 10 प्रिंट होनी चाहिए। एंटर करता हूँ तो देखो, प्रोसेसिंग 10, प्रोसेसिंग 10। ठीक है, बस तो यही था। तुम अब समझ गए होगे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सी के लिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, तो क्या हो अगर मैं सी की वैल्यू 2 हटाकर मैं बी में अगर 2 दूं, तो क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहाँ पर मैंने जहां तक कि अभी तुम्हें पढ़ाया, तो इस हिसाब से ये कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि सी की वैल्यू तो इसे मिल जाएगी, बी की वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट 2 लेगा। ठीक है, और सी की वैल्यू ये यहाँ से उठाएगा, ई से उठाएगा। ठीक है, यहाँ से इससे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट फॉलोस पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट ऐसा दे रहे हो जो कि डिफॉल्ट है, तो उसके राइट में भी जितने सारे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए वो सारे भी डिफॉल्ट होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर अगर तुमने बी की वैल्यू 2 दे दी, मतलब कि एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो तुम्हें इसकी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको अभी रन करूं तो देखो यहाँ पर ये चल गया, कोई एरर नहीं आ रहा। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर मान लेते हैं कि 100 कर दिया, 1000 कर दिया। ठीक है, इस बार 200 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर से ये इस तरह से वैल्यूज को लेगा। ठीक है, मतलब कि कोई एरर नहीं आ रहा। सिंपली देखो यहाँ पर जब हमने नंबर्स को खुद दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 को भी खुद ही दिया है, सेकंड नंबर को भी खुद ही दिया है, थर्ड नंबर को भी खुद ही दिया है, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेने की। मतलब कि डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यूज़ दी हुई है, वो लेने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट तभी चलेगा जब हम यहाँ पर उस आर्ग्यूमेंट को मिस कर दें। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने सी, डी और ई को मिस कर दिया है, तो इस केस में ही वो वैल्यू जो है वो आएगी। ठीक है, सिंपल, समझ गए? तो यहाँ पर इसका
मतलब यही था कि जो भी तुम डिफॉल्ट वैल्यू दो, तो ध्यान रहे कि उसके राइट में भी जितने आर्ग्यूमेंट्स हो, वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ तुम देकर रखो। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हटा देता हूँ। और अगर तुम्हें ए की कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हें बी की भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, सी की भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और बी में अगर तुम दो तो फिर सी की एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, और सी में अगर दो तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा ये जो पोजीशन वाला जो खेल है यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में, कि राइट साइड में जितने भी होने चाहिए उन सब का डिफॉल्ट होना चाहिए, ये वाला ये जो चीज़ है ये क्यों है? अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है। अगर हिंट चाहिए तो चलो मैं हिंट दे देता हूँ, तुम फंक्शन कॉल को ध्यान से देखो और उसके बाद अब देख के मुझे बताओ कि कमेंट में कि ऐसा क्यों है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ये रूल क्यों है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो, शुरू में तुमने क्या पढ़ा था, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसमें तुमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर पोजीशन सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो पहले डिफॉल्ट वाली चीज़ हटा देते हैं ताकि चीज़ें मुझे कंफ्यूज ना करे। ठीक है, और इसको भी मैं एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास एक सिंपल लाइन जो कि एक फंक्शन को कॉल कर रही है, और वो फंक्शन का डेफिनेशन ये रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं, कि यहाँ पर पोजीशन जो है वो मैटर करना चाहिए। मतलब सी की वैल्यू ए में ही जाएगी। ठीक है, तो उसे पहले लिखा हुआ है दोनों को। ठीक है, डी की वैल्यू बी में जाएगी तो वो बीच में, फिर ई की वैल्यू डी सी में जाएगी, ऐसा है। ठीक है, सिंपल ये है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चीजें लिख ली हैं। तो अब क्या होगा अगर मेरे को ये ऑर्डर नहीं पता है, बार बार मेरे को ऊपर जाकर नहीं देखना अपने प्रोग्राम में कि ये ऑर्डर किधर है, मुझे बस इतना ध्यान में है कि मैंने ए बी और सी तीन वेरिएबल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ए और ए बी सी है, इसलिए तुम कॉमन सेंस लगा के बता पा रहे हो कि पहले ए है, बी और सी है। उसके बाद तुम अगर कुछ और काम कर रहे होते तो यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम ऑब्वियस सी बात है कि तुम कुछ और वेरिएबल का नाम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें समझाने के लिए ए बी सी रखा हुआ है। तो अब तुम भूल चुके हो कि वो ऊपर तुमने किस ऑर्डर में रखा था। ठीक है, वेरिएबल्स को। तो तुम यहाँ पर एक काम कर सकते हो, सिंपल मान लेते हैं तुम्हें बी को पहले देना है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो सिंपल बी इज, यहाँ से हटाते हैं, बी इज इक्वल्स टू 10, यहाँ मैंने ये लिख दिया, कॉमा। अब ए इक्वल टू 1 और कॉमा, सी इक्वल्स टू 3। चलो ठीक है, बस ये मैंने लिख दिया। सिंपल मैंने ये लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि ये जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पर देखो तीन पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स के वैल्यूज तुम्हें यहाँ पर दिए हुए हैं। तुम्हें थोड़ा सा ये डिफॉल्ट की तरह लग रहा होगा, लेकिन डिफॉल्ट में इस तरह से चीज़ों को यहाँ पर जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी पैरामीटर्स में यहाँ पर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर अगर तुम्हें याद नहीं है, तुम इस तरह से भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर वैल्यूज असाइन करनी होंगी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई एरर आएगा या फिर एरर नहीं आएगा, चलो इसको चलाकर देखते हैं। तो चलो इस चीज़ को तो पहले हटाते हैं, और हमारे पास ये तीन लाइंस हैं जो कि यूजर से इनपुट ले रही है। तो अभी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ों को रख दिया है। हम उनसे इनपुट ले भी सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है नहीं। ठीक है, प्रोसेसिंग 14 हो गया, काम कर रहा है ये। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि यूजर से इनपुट लेकर ही इससे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी अजीब है कि यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर भी सी रखा है, यहाँ पर भी सी रखा है, तो ये थोड़ी सी वाली बात हो गई। तो यहाँ पर तुम्हें ये काम इस तरह से चीजों को नहीं रखना है, यहाँ पर मैंने जेड कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज के जगह पर वेरिएबल्स को पास करवाऊंगा। एक में मैंने चलो डी को पास करा दिया, एक में मैंने ई को पास करवा दिया। नहीं, एक काम करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो हम इस सीरीज को ही फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने डी कर दिया, उसके बाद फिर मैंने ई कर दिया। इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में मैंने 3 डाल दिया, सेकंड नंबर में मैंने 2 डाल दिया, और फिर थर्ड नंबर में मैंने 1 डाल दिया। तो 3 + 2 + 1 6 आ गया। तो ये कहता है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यानी नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर नाम दे रहे थे। चलो ठीक है, तो ये थे आर्ग्यूमेंट के तरीके। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जिक्र मैं तुम्हारे सामने कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्लास 11th में भी शायद। तो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, ये बेकार सी चीज़ों को हटाते हैं, और थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर कम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी रख दूँ,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों कोई दिक्कत नहीं है बताता हूँ, रुको। यहाँ पर मैंने ए रख दिया, यहाँ पर मैंने बी रख दिया, सॉरी, बी रख दिया, और यहाँ मैंने सी रख दिया। तो यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू इस ए में चली जाएगी, इस बी की वैल्यू इस बी में चली जाएगी, और इस सी की वैल्यू इस सी में चली जाएगी। ठीक है, बस तो हो गया। तो मैं तुम्हें क्या बताने वाला था रिटर्निंग के बारे में। तो फंक्शंस क्या करते हैं कि कुछ चीजें रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने इसे सजा दिया। तो अब रिटर्न करने का मतलब क्या है? देखो, कोई भी एक फंक्शन तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट देती है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या ये फंक्शन तुम्हें कुछ रिटर्न करके दे रही है, तो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ये कुछ काम तो करवा रही है, लेकिन काम करवाना इज नॉट इक्वल्स टू रिटर्न करवाना। ठीक है, रिटर्न कराना मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो तुम्हें अपना कुछ भी काम, वो कोई भी काम करवाए और एंड में वो कोई एक वैल्यू तुम्हें दे। ठीक है, कोई भी वैल्यू तुम्हें दे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूं रिटर्न, देखो रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि देखो यहां पर मुझे प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूं। प्रिंट क्या कर रहा था? प्रिंट तो हमें सिर्फ प्रिंट करके दिखा रहा था कि हमारे पास ऐसी चीजें आ रही है। अब देखो यहां पर मैं एक काम करता हूं कि एक वेरिएबल बनाता हूं। वेरिएबल का नाम मैं क्या रखूं? फाइनल वैल्यू रखता हूं। ठीक है, फाइनल वैल्यू मैंने रख दिया इक्वल्स टू, और अब मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सम, और सम के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह का काम कर लिया है, और इसकी ज़रूरत तो है नहीं मुझे। तो इस केस में क्या होगा अगर मैं इसको रन करूं? यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर सबसे पहले ए में फर्स्ट नंबर चला जाएगा, बी में सेकंड, सी में थर्ड चला गया। अब यहाँ पर फाइनल वैल्यू नाम की एक वैल्यू बनी। ठीक है, फाइनल वैल्यू नाम की एक वेरिएबल बनी, सॉरी। और ये क्या कर रही है कि इसमें हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, असाइन किसको कर रहे हैं? फंक्शन को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन का नाम चेंज होकर फाइनल वैल्यू फंक्शन हो जाएगा, नहीं, ये नहीं है। ये एक वेरिएबल ही है। ठीक है, और इसमें हम असाइन कर रहे हैं, और क्या असाइन कर रहे हैं? सम ऑफ, और मतलब ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा। ठीक है, और इसे कॉल करने के बाद ये कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, और ये इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? इजी था। तो कोई भी फंक्शन या तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर भी सकती है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर सकती है। ठीक है, और जो फंक्शन रिटर्न करती है कुछ ना कुछ, उसे हम फ्रूटफुल फंक्शन कहते हैं। तो ये वैल्यू क्या कर रही है? रिटर्न, ये फंक्शन क्या कर रही है? कुछ ना कुछ रिटर्न हमें करके दे रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, पूरे प्रोग्राम में अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने को बोलूँ तो यहाँ पर हम नंबर्स इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद एक नया वेरिएबल बना हुआ है। यहाँ पर हम इन तीनों नंबर्स को पास करवाएंगे सम फंक्शन के अंदर। सम फंक्शन हमें कुछ तो ऐसे प्रिंट कर दे, ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और रिटर्न करेगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो सम होगा वो इसके जगह पर आ जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंटरनली फाइनल वैल्यू में ये फंक्शन अपना काम करेगा, और फिर ये जो चीज रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, वो इसमें असाइन हो जाएगा। बस काम खत्म। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ तुम्हें ये प्रोसेसिंग लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू में कुछ ना कुछ चीज स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तुम्हें दिखने वाली है नहीं, क्योंकि हम इसे प्रिंट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास 3 वैल्यूज हैं, प्रोसेसिंग हुआ, और उसके बाद फिर वैल्यू स्टोर हुई, और उसके बाद हमने इसे प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। प्रिंट करवाने पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ प्रिंट फाइनल वैल्यू। ठीक है, चलो रन करते हैं इसे, अब देखते हैं। तो 3 4, ठीक है, तो प्रोसेसिंग, और मेरे पास फाइनल वैल्यू प्रिंट होकर आ गई है। या फिर इसके जगह पर मैं प्रिंट फाइनल वैल्यू के जगह पर मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देता यहाँ पर। तो प्रिंट को क्या होता है कि प्रिंट के अंदर जो भी चीज दी जाए वो उसको प्रिंट कर देती है। बस यही काम होता है प्रिंट फंक्शन का, जो कि एक यूजर डिफाइंड, सॉरी, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो प्रिंट के अंदर यहाँ पर क्या दी जा रही है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग में तो है नहीं कि ये इस चीज को उठाकर डायरेक्ट प्रिंट कर दे। मतलब यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल में लिखा हुआ है सम ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज तो है नहीं, स्ट्रिंग में नहीं है। ये डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर हमें वैल्यू रिटर्न होगी, और वैल्यू रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा इवेल्युएट होके,
और वो चीज़ प्रिंट को मिलेगी तो प्रिंट क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। मतलब कि सिंपल, फिर से रन करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, 2 3, चलो ठीक है, बस काम कर रहा है सही से, चलो ठीक है। तो ये होता है रिटर्निंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन कुछ रिटर्न कर भी सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को हटा दूं तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो अगर मैं इस सम फंक्शन को प्रिंट के पास पास करवाऊं तो क्या होगा, चलो देखते हैं, ठीक है, नन। तो इसे तुम ध्यान रखना कि जब भी हम अगर किसी फंक्शन में कुछ रिटर्न ना करवाएं और उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में, या फिर चलो ठीक है, यहाँ पर फिर से मैंने फाइनल वैल्यू रख दिया, फाइनल वैल्यू में इस फंक्शन को कॉल करवाएं, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे रख दिया और यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू को भी कराएं प्रिंट, तो इसके पास भी नन लिटरल जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं फिर से, इस बार फिर से तुम्हें नन टर्मिनल पे लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें। काफी इजी है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। और अभी तक ये मैं जो तुम्हें तरीके सिखा रहा हूँ, इससे तुम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तुम इन सब तरीकों का यूज कर सकते हो। काफी एफिशिएंट होगा तुम्हारा जो प्रोग्राम होगा, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा, काफी ज्यादा रीडेबल होगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा वो प्रोग्राम बनाने में। अब देखो, जो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है उसे हम फ्रूटफुल फंक्शन तो बोलते ही हैं, साथ में उसे हम नन वॉइड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये नन वॉइड फंक्शन, ठीक है, नन वॉइड फंक्शन कहते हैं। वॉइड का मतलब तुम सबको पता होगा, खाली होता है। तो नन वॉइड फंक्शन हम किसे कहते हैं, जब भी कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करे। क्या ये सम फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो खैर ये तो रखने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सम फंक्शन कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, यानी कि ये एक वॉइड फंक्शन है। और जब ये कुछ रिटर्न करेगा तो ये एक नन वॉइड फंक्शन हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं सिंपली रिटर्न लिख दूं तो क्या ये एरर आएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने रिटर्न के बाद लिखा नहीं है कि इसे क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पास करा दी, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज को प्रिंट तो करवा ही नहीं रहा हूँ। चलो प्रिंट करवा लेते हैं इसको। मतलब इसके पास जो वैल्यू आएगी, ये एट द एंड जो चीज रिटर्न करेगा वो चीज प्रिंट कर दो, ठीक है। तो चलो ठीक है, नन, वही है फिर से। मतलब कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ रिटर्न लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रोग्राम ये समझेगा कि फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है। फंक्शन को देखो, रिटर्न क्या होता है कि रिटर्न को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। रिटर्न एक ऐसी कीवर्ड है जिसे हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। और जैसे ही इसे रिटर्न मिलेगा ये फंक्शन को चलाना बंद कर देगा, ठीक है। मतलब अगर मैं नीचे एक और चीज यहाँ पर लिख दूं, इसी फंक्शन के बॉडी में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चलो स्टिल प्रोसेसिंग, लिख दिया, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न है तो इसके आगे प्रोग्राम जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि प्रोसेसिंग में ये आके रह जाएगा, उसके नीचे ये जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, सम को प्रिंट करा रहा हूँ, तो सम में तो कुछ रिटर्न हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं सम को सिर्फ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको भी रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है, प्रोसेसिंग। और ये स्टिल प्रोसेसिंग प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पहले रिटर्न आ गया है। और रिटर्न जैसे ही प्रोग्राम को मिलता है फंक्शन के अंदर, वैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। तो अब तुम सोच रहे होगे तो फिर ये चीज है ही क्यों, मतलब नीचे होना ही नहीं चाहिए ना, यहाँ पर एरर आनी चाहिए। इसे बोलना चाहिए कि तुमने रिटर्न के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो हो नहीं सकता, मत लिखो। यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होना चाहिए कि लाइंस लिखी हुई है रिटर्न के नीचे भी। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, हम कभी कभी ऐसा भी चाहेंगे कि बीच में एक कंडीशन चेक हो, और उस कंडीशन चेक होने के हिसाब से हम उसे अपने फंक्शन को बोल पाए कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इफ यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ ए, ए अगर मान लेते हैं कि बड़ा हो 100 से, तो उस केस में क्या करो, रिटर्न कर दो। ए नहीं, चलो सम, सम नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। सॉरी, सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम सम को स्टोर कर लेते हैं। सम नहीं, सम तो ऑलरेडी हमने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं, फाइनल वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू में हमने रख दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर अगर जो फाइनल वैल्यू होगी, तो यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं, फाइनल
तो यहाँ पर मैंने फाइनल वैल्यू लिख लिया, और अगर फाइनल वैल्यू तुम्हारे पास 100 से ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो कि बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू कि हम यहाँ पर इसे देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये 100 से ज़्यादा है और इससे ज़्यादा हमने कुछ देखा नहीं है। और यहाँ पर रिटर्न अगर तुम कुछ करवाना चाहो तो करवा सकते हो, वन भी रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, कुछ भी रिटर्न कराना चाहो तो करा सकते हो, और नहीं कुछ रिटर्न कराना है तो सिर्फ सिंपली रिटर्न लिख दो। तो अगर तुम बिना कुछ लिखे रिटर्न करा रहे हो तो ये एक वॉइड फंक्शन ही माना जाएगा, भले तुमने यहाँ पर रिटर्न लिखा है। ठीक है ना। और इसके बाद एल्स, एल्स क्या करो, स्टिल प्रोसेसिंग को तो हटाओ, एल्स क्या करो कि प्रिंट करवा दो फाइनल वैल्यू को, बस फाइनल वैल्यू। ठीक है, और ये एल्स के इंडेंटेशन के अंदर रख दो इसको, हो गया। तो अब मैंने तुम्हें यहाँ पर अच्छा एक यूज केस बता दिया रिटर्न कीवर्ड का। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो देखो अब क्या होगा। अब मैं यहाँ पर पहला तुम्हें एक ऐसा केस बनाकर दिखाता हूँ जब ये हमारे पास जो सम आएगा वो 100 से छोटा होगा। ठीक है, तो 20 + 30, 20 + 30 क्या होता है 50, और 50 + 40 करवा देते हैं तो हमारे पास 90 आएगा। चलो ठीक है, प्रोसेसिंग और 90 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे फिर से रन करते हैं, इस बार हम 100 से ज्यादा इसे लेकर जाएंगे। चलो ठीक है, 50 + 50 + 50। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 50 + 50 + 50 यानी 150, और 150 जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर 150 प्रिंट हो गया, और यहाँ पर ये रिटर्न हो गया हमारा फंक्शन, और इसके आगे ये नहीं देख रहा है, और इसके आगे ये नीचे जा रहा है या नहीं, ये एल्स कंडीशन है यहाँ पर। तो हो सकता है ये और नीचे जाए, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, वैसे तो ये जाएगा नहीं लेकिन फिर भी मतलब ये चीज जो है कि नीचे रिटर्न के बाद ये नीचे नहीं जाएगा, वो चीज यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस चीज को जस्टिफाई करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं कि नीचे आ गया। ठीक है, मतलब इफ कंडीशन जो है वो, इफ एल्स जो है वो चीजें हो गई, रिटर्न करना तो रिटर्न हो गया हो, और रिटर्न के बाद पूरा फंक्शन खत्म हो जाता है चलना, और उसके बाद बस यही है। और एल्स में देखो हमने रिटर्न नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एल्स वाली चीज अगर चलेगी तो उसके बाद भी नीचे प्रोग्राम जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन जाएगा। तो पहले केस में हम क्या कराते हैं, वही पहले केस में हम 100 से कम रखते हैं वैल्यूज को, 30 + 40 यानी 70, 70 प्लस मान लो 20 कर दिया हमने। चलो ठीक है, 90 हो गया और नीचे आ गया। ठीक है, मतलब नीचे आ गया यानी रिटर्न को इसने हिट नहीं किया। अब इस बार हम रिटर्न को हिट करवाते हैं, तो चलो ठीक है, 50 + 50 + 50 होगी, प्रोसेसिंग बहुत बड़ी वैल्यू, रिटर्न हो गया। ठीक है, इसके बाद ये नीचे नहीं आ पाया, बस खत्म। अब देखो अभी तक तुमने क्या देखा, अभी तक तुमने ये देखा कि रिटर्न या तो एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करेगी, या फिर कुछ नहीं रिटर्न करेगी, यानी कि वॉइड, या फिर हम कह सकते हैं नन। ठीक है, नन ही रिटर्न करती है ऐसे, तो नन लिटरल को वो रिटर्न करती है अगर हमने रिटर्न के साथ कुछ नहीं लिखा या फिर हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज ही नहीं किया तो। ठीक है, तो अभी तक हमने ये दो चीज देखी है, लेकिन पाइथन में क्या होता है कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम ए या जो तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम रिटर्न करवाते हैं फाइनल वैल्यू को। ठीक है, फाइनल वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, और कोई एक और वैल्यू को भी रिटर्न करवा देते हैं, जैसे कि मैं 500। ठीक है, 500 को भी मैंने रिटर्न करवा दिया, हो गया। अब एक काम करते हैं कि अब हम इस चीज को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है प्रिंट में। ठीक है, कि हमारे पास जब ये रिटर्न होगी तो क्या होगा। तो अभी तक हमने देखा कि रिटर्न कीवर्ड जो थी वो या तो नन रिटर्न कर रही थी यानी कि कुछ नहीं, और अगर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे थे तो भी वो फंक्शन नन रिटर्न करेगी। ठीक है, अगर हमने उसे प्रिंट के अंदर डाल दिया तो। और रिटर्न क्या कर रही थी उसके अलावा, या तो कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करके दे रही थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले तो इसको हटाते हैं हम। अब हम क्या करवाएंगे कि अब हम रिटर्न से मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने रिटर्न लिख दिया एल्स। पहला तो अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो रिटर्न हो जाएगा कि चलो ठीक है, हम उसको देख भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी वैल्यू है। और अगर वो 100 से छोटी हुई तो पहले तो हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू को रिटर्न करवाएंगे, कॉमा, और कुछ और वैल्यू हम रिटर्न करवा देते हैं। चलो हम यहाँ पर 700।
ठीक है, ये एक नंबर भी रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो चीजें लिख दी रिटर्न करवाने के लिए। और ये कब होगा, जब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू 100 से कम होगी या फिर 100 के इक्वल होगी तो। ठीक है, तो कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। और अगर मैं इसको रन करूँ तो इस बार पहले तो हम 100 से बहुत बड़ी लेकर चलते हैं वैल्यू को। कुछ नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू नन आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रिंट करवाया, तो प्रिंट हमें क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न नन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 से बड़ी वैल्यू है। अब 100 से छोटी वैल्यू के बारे में देखते हैं। चलो, 100 से छोटी वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर पहले 50 लिख लिया और 20 लिख लिया। और वो 100 की इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, तो 50 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 80। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक टपल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा दिया। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर T1 नाम का एक टपल असाइन कर देता हूँ और उसके अंदर मैंने सम फंक्शन को डाल दिया, असाइन कर दिया, तो क्या होगा कि T1 नाम का एक फंक्शन बन जाएगा, सॉरी T1 नाम का एक टपल बन जाएगा। और टपल के अंदर वो सारी ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें प्रिंट करके दिखवाऊँ, प्रिंट T1, तो भी क्या होगा कि T1 जो है वो एक टपल होगा। इसके बाद हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं अनपैकिंग टपल्स का। उससे क्या हो सकता है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग अलग वेरिएबल्स में टपल के अलग 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 वैल्यूज को स्टोर करवा लेंगे। मतलब कि 80 को किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, 70 को अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, पहले तो हम इसे देखते हैं कि ये टपल में ही आ रहा है, तो उसके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से कम तक रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, 10 प्लस 10 करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आ रहा है, यानी कि सम जो है हमारे पास 30। और यहाँ पर हम इस चीज को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, T1 को प्रिंट करवा रहे हैं, तो T1 क्या हो गया, T1 जो है वो एक टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है और मल्टीपल वैल्यूज है, तो ये हमें एक टपल रिटर्न करके देगा जो कि T1 में चला जाएगा। और T1 जो है वो एक टपल है, तो टपल यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें एक चीज बताई थी जो कि अनपैकिंग टपल्स वाला था, जो कि तुम अनपैकिंग मतलब जो कि तुम टपल्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यूज रखते हैं, V1 कॉमा V2 कॉमा V3। ठीक है, और इन सब में हमने किसको असाइन कर दिया, सम ऑफ A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, ये कर दिया हमने। और इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे T1 को, सॉरी T1 को नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम V1 को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कॉमा V2 को प्रिंट करवाएंगे, कॉमा V3 को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और T1 की तो जरूरत है नहीं हमें। हो गया। अब हम सम करवा कर देखते हैं, तो वैल्यूज हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करवा पाएंगे। तो 10 प्लस 10 प्लस 10। लेकिन एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, तीन वेरिएबल्स का यूज किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर रिटर्न तो सिर्फ दो को करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर तीन का क्यों यूज किया है, मैंने ये गलती से किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पर देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। चलो ठीक है, ये एक एरर दे रहा है मुझे, ये मुझे ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 3 और गॉट 2। मतलब कि यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइन ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको तीन चीजें मिलेंगी अनपैकिंग करते हुए, लेकिन इसको दो चीजें ही मिल रही हैं। तो खैर, ये मैंने खुद से गलती की थी। तो चलो यहाँ पर V1 कॉमा V2 रखते हैं, और यहाँ पर भी V1 कॉमा V2 रख दिया हमने। अगर मैं इसको भी रन करूँ, तो अब ये स्मूथ चलेगा। 40 प्लस, अच्छा 100 से इसे कम रखना, तो 10 प्लस 20। ठीक है, हो गया। पहले V1 की वैल्यू 70 प्रिंट हो गई, और उसके बाद फिर V2 की वैल्यू 700 प्रिंट हो गई। 70 जो थी वो फाइनल वैल्यू थी, यानी कि हम कह सकते हैं सम। ठीक है, यहाँ पर सम और कॉमा 700, या फिर किसी वेरिएबल का भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर। और 700 दिया है हमने, तो यहाँ से 700 उठकर आ गया है। ठीक है, तो ये था कि हम किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब हमारे पास है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि हम छोटी वैल्यूज में भी, मतलब हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कुछ एक्सप्रेशन डाल दें। अगर तुम्हें इसे अच्छे से समझना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नहीं, ये जो कंपोजिशन वाली टॉपिक है, लेकिन फिर भी अ, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर ए रख रहे हैं, बी रख रहे हैं और सी रख रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर मैं ऐसा फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक वैल्यू ए पास कराता हूँ, एक वैल्यू ए प्लस बी को पास करवा देता हूँ। ठीक है, और एक वैल्यू सी पास करवाता हूँ। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू होगी वो उठ के बी ए में चली जाएगी, फिर ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो बी में चली जाएगी, और
सी की जो वैल्यू होगी वो सी में चली जाएगी, बाकी सारा एग्जीक्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो तरीका था, ठीक है, किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर हमने और एक छोटा एक्सप्रेशन डाल दिया, वो हम कंपोजिशन कह सकते हैं। इसको रन करेंगे तो अकॉर्डिंगली ही ये चलेगा। अगर मैं इसे छोटे नंबर्स डालकर दिखाऊं तो पहला मैंने 2 डाल दिया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 4 डाल दिया, उसके बाद मैंने 5 डाल दिया। अगर हम इसका सम कर कर देखें तो क्या होता है, 2 + 4 + 5, 4 + 5 9, 10 11, लेकिन यहाँ पर ये 13 क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये 13 इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर a+b जा रही है, जो बीच वाली वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, उसमें वो 2 + 4 को डाल रहा है। ठीक है, यानी 2 + 4 यानी 6, पहले ऑलरेडी 2 था, और फिर 2 + 4 यानी 6, तो 2 + 6 + 5, 2 + 6 यानी 8 + 5 यानी 13। तो इस तरह से यहाँ पर ये 13 आ रहा है। तो ये था कंपोजिशन। आगे क्या है, तो अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, और इसके बाद हम म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी वेरिएबल्स का भी बिहेवियर देखने वाले हैं अलग अलग स्कोप में, तो वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप के बारे में जानते हैं। तो स्कोप क्या होता है, तो जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर वाले लोग जानते हैं, तुम्हें तुम्हारे स्कूल वाले लोग जानते हैं, और आसपास के कुछ लोग जानते हैं, तो वो तुम्हारा स्कोप हो गया। ठीक है, अब जितने लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारे स्कोप में आते हैं, मतलब कि वो सब तुम्हें जानते हैं। ठीक है, तुम जहां तक तुम्हारी पहुंच है उसे स्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल था, यहाँ से तुम पहचान गए होगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ भी इसी तरह से होता है। अलग अलग ब्लॉक्स में अगर हम वेरिएबल्स को लिख दें तो वो उनका स्कोप बन जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फाइनल वैल्यू कहाँ पर है, इस सम फंक्शन के अंदर है। तो अगर मैं बाहर कहीं प्रिंट करवाना चाहूँ फाइनल वैल्यू को, कि फाइनल वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो क्या ये प्रिंट कर पाएगा? ठीक है, क्या ये प्रिंट कर पाएगा? देखो, वीएस कोड ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि ये प्रिंट नहीं कर पाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ये वार्निंग दे रहा है मुझे। ठीक है, फाइनल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ये ऐसा कह रहा है, लेकिन फाइनल वैल्यू तो है यहाँ पर, डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि ये जो फाइनल वैल्यू है वो इस सम फंक्शन के स्कोप के अंदर है। ठीक है, और ये अगर मैं इसे रन करूं तो रन करने पे भी ये एरर देगा ही। अगर मैं इसको, देखो यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि फाइनल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फाइनल वैल्यू मतलब डिफाइन नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं, किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, S1 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने S1 में स्टोर करवा दिया राजनाथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नाम स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं S1 लिखूं और अगर मैं ये देखूं कि ये हो रहा है या नहीं, तो चलो ये देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ पर शायद मैंने बिना नंबर डाले ही एंटर दबा दिया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि राजनाथ तो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो चीज बाहर लिखी हुई है उसको ये फंक्शन जो है वो पहचान रहा है, लेकिन जो इस फंक्शन में लिखा हुआ है वो ये बाहर वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो नहीं पहचान पा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसी अजीब सा बिहेवियर है? तो ये बिहेवियर कोई अजीब सा नहीं है, काफी लॉजिकल है। ये कैसे हो रहा है? तो ठीक है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो देखो, स्कोप जो होता है वो दो तरीके का होता है। स्कोप हमेशा दो तरह का होता है, पहला लॉजिकल और दूसरा ग्लोबल। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कोप जो है वो हमेशा दो तरीके का होता है, ग्लोबल और लोकल। ठीक है, ग्लोबल और लोकल, क्या लिखा है मैंने भी, ठीक है, दो दो तरह के स्कोप्स होते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम दो तरीके के स्कोप्स डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज अगर तुम किसी ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, ये तो हमारा मेन है ना, ये जो है वो नॉर्मल फ्लो के अंदर है हमारे प्रोग्राम के। तो यहाँ पर जो चीज भी लिखेंगे हम वो ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ भी है इस ब्लॉक के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर, तो वो चीज क्या होती है, लोकल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो S1 है वो तो ठीक है, S1 यहाँ पर है, S1 यहाँ पर है, तो ये नॉर्मल फ्लो में लिखा हुआ है, यानी कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और ग्लोबल जो होता है उसे प्रोग्राम का हर एक ब्लॉक पहचानता है। ठीक है, समझ गए क्या होता है? देखो, यहाँ पर मैंने S1 लिखा हुआ है, S1 क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल, और ग्लोबल वेरिएबल को सब पहचानते हैं, मतलब नॉर्मल फ्लो वाली लोग भी पहचानेंगे यहाँ पर उसको S1 को। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कहीं पर S1 करवा दूं
तो प्रिंट वो करके देगा, कोई एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसके अंदर प्रिंट लिख रहा हूँ S1 को, तो भी ये प्रिंट करके दे रहा है। मतलब कि ये जो सम फंक्शन है ये भी जानता है S1 को कि S1 कौन है, क्योंकि S1 क्या है, ग्लोबल। लेकिन वही बात करें फाइनल वैल्यू की, तो फाइनल वैल्यू को हमने सिर्फ अंदर रखा हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर रखा हुआ है फाइनल वैल्यू को। यहाँ पर कहीं हमने बाहर नॉर्मल फ्लो में कहीं फाइनल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए फाइनल वैल्यू जो है वो लोकल स्कोप में है। तो फाइनल वैल्यू का लोकल स्कोप ये रहा, ठीक है। तो इसका क्या कोई इलाज है? अगर मैं चाहता हूँ कि फाइनल वैल्यू जो है वो बाहर से भी एक्सेस हो पाए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये तो रहने देता हूँ मैं। और क्या है, फाइनल वैल्यू ना, तो फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट करवाता हूँ फाइनल वैल्यू को, और तुम सबको पता है कि अभी तो ये प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या इलाज है? इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर से अनपैकिंग की जरूरत नहीं मुझे। अब देखो, यहाँ पर ये मुझे VS कोड ही बता रहा है कि भाई ये स्कोप के बाहर है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो है वो इसके अंदर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फाइनल वैल्यू को मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। वो कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पर ग्लोबल लिख के, यहाँ पर मैंने ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया, यहाँ पर मैंने एंटर करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फाइनल वैल्यू है ना, वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल तो बन गया, लेकिन इसके बाद मुझे इसमें असाइन भी कराना पड़ेगा चीज़ों को, फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसे असाइन कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बाहर फाइनल वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, तो देखते क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे नंबर्स डालने पड़ेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल होने के बाद दो बार 15 प्रिंट हो रहा है, मतलब एक बार ये प्रिंट करके दे रहा है मुझे फाइनल वैल्यू को, ठीक है। और दूसरी बार ये मुझे फाइनल वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है, मतलब कि अब जो है फाइनल वैल्यू हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। तो ये था कि हम किस तरह से किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं और उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बस, तो ये सिंपल था। अब पहले तो इस चीज़ को हटाते हैं। ये तुम्हारे प्रोग्राम प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छा बनाएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं। और इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि हम पता कैसे लगाएं किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो, या फिर वो कौन सी वैल्यू लेकर आने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पर S1 लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को हटाते हैं, ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हम मैं यहाँ पर ग्रीट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ग्रीट फंक्शन खुद से बना रहा हूँ मैं, सॉरी ये नहीं। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ गुड नाइट करवा देते हैं, ठीक है। या फिर चलो गुड मॉर्निंग, अभी तो रात का टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैंने यहाँ पर ग्रीट में रखवा दिया। अब इसके बाद मैं नाम भी रखवा देता हूँ, ठीक है, नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम रख दिया। अब एक काम करते हैं, अब मैं नॉर्मल फ्लो में बाहर में ग्रीट फंक्शन को कॉल करता हूँ। यहाँ पर पहले मैं नेम रख देता हूँ, ठीक है। नेम में मैंने क्या डाल दिया, नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, राजनाथ, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नहीं करवाता हूँ सॉरी, इस बार मैं ग्रीट करवाता हूँ अब, ठीक है। यहाँ से मैं ग्रीट करवा ले रहा हूँ, ये रहा मेरा प्रोग्राम। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ये क्या करेगा, मुझे गुड मॉर्निंग और यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हटाते हैं, और फिर नाम प्रिंट करके इसे देना चाहिए, और जब मैं ये ग्रीट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर ये मुझे ग्रीट कर रहा है, गुड मॉर्निंग राजनाथ, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है? ये जो नेम है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये बाहर में है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा पा रहे हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक नाम डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम नाम डालते हैं, कोई एक नाम, चलो ठीक है। यहाँ पर मैंने एक राजन ये नाम रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर से नेम वेरिएबल के अंदर राजनाथ है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही ये कॉल होगा, ये फंक्शन, तो पहले ये बोलेगा कि नेम में राजन रख दो, और उसके बाद फिर नेम, सॉरी यहाँ पर गुड मॉर्निंग है, उसके बाद फिर नेम को प्रिंट कर दो। तो ये किस नेम को प्रिंट करेगा, ये क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, गुड मॉर्निंग राजनाथ आना चाहिए, फिर गुड मॉर्निंग राजन आना चाहिए। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो देखो गुड मॉर्निंग राजन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तुम सोच रहे होगे कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले नेम के अंदर राजनाथ था, उसके बाद फिर नेम जो है वो ओवरराइड हो गया राजन से, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसे पता लगाने का कौन सा एक तरीका है? चलो ठीक है, एक और काम करते हैं।
इसके नीचे मैं एक बार फिर से नेम प्रिंट करवाता हूँ सिर्फ, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए इसमें, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। पहले तो देखो नेम में राजनाथ जाएगा, ठीक है, ग्रीट होगा। ग्रीट में गुड मॉर्निंग राजन आ जाएगा। उसके बाद फिर नेम के अंदर मैंने देखो राजन रख दिया है, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ नेम। तो कौन सा नाम प्रिंट होना चाहिए, ये वाला, या फिर जब ओवरराइड हो गई ये चीज उसके बाद वाली उसके बाद वाला नाम प्रिंट होना चाहिए। चलो ठीक है, ये देखते हैं कि ओवरराइड असल में हो रहा है या फिर कोई और बिहेवियर है यहाँ पर। देखो, गुड मॉर्निंग राजन हो रहा है, ठीक है। पहले नेम में राजनाथ था, ठीक है। यहाँ से अंदर गया, जब फंक्शन को कॉल किया मैंने, नेम के अंदर राजन गया, ठीक है। मतलब नेम के अंदर पहले राजनाथ था, लेकिन अब नेम के अंदर राजन चला गया, और उसके बाद फिर प्रिंट गुड मॉर्निंग नेम यानी राजनाथ, और उसके बाद फिर से जब मैंने नेम को प्रिंट किया तो यहाँ पर राजन नहीं प्रिंट होके राजनाथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग बिहेवियर है, ये कैसे हो रहा है ये अच्छे से जानते हैं। खैर, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम ग्रीट को रखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नीचे बनाते हैं उसको, DEF बिग ग्रीट। मैंने बिग ग्रीट यहाँ पर, ये मैं इन चीज़ों का यूज़ क्यों करता हूँ, मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करने का यही एक नुकसान है कि आप सिंटैक्स इधर उधर करते रहते हो, ठीक है। खैर, बिग ग्रीट के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर नेम राजन कर दिया। थोड़ा सा मैं तुम्हें और कंफ्यूज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इस चीज़ को रख देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए होगे। यहाँ पर स्कोप का और प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पर ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो देखो, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इस फ्लो को तो छोड़ दो, ये एक फंक्शन है, इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, ठीक है। अब देखो, नेम के अंदर राजनाथ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे देखो, ये ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये ग्रीट फंक्शन को पहचान नहीं पा रहा है कि ये ग्रीट फंक्शन है कौन। अगर मैं यहाँ पर वार्निंग्स में देखूं तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ग्रीट इज नॉट डिफाइंड, जबकि मैंने ग्रीट को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बिग ग्रीट यहाँ पर मैं ग्रीट को कॉल करने की जगह बिग ग्रीट को कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिग ग्रीट को कॉल किया हुआ है। अब देखो, इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहले नाम में राजनाथ चला जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिग ग्रीट को कॉल करेगा, बिग ग्रीट को कॉल करने के बाद यहाँ पर नाम में राजन चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक काम करते हैं, ग्रीट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर वापस से नाम को चेंज करके कुछ और नाम रखते हैं इस बार, ताकि तुम और कंफ्यूज हो और मैं तुम्हारी क्लैरिटी और क्लियर कर पाऊँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं प्रसाद रख देता हूँ, ठीक है। चलो, काफ़ी है। इतना कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब एग्जीक्यूशन देखो, नेम में राजनाथ जा रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर बिग ग्रीट है, ठीक है। बिग ग्रीट में क्या हो रहा है, बिग ग्रीड के अंदर जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जाएगा तो इसके अंदर नेम में राजन ओवरराइट होगा। उसके बाद एक फंक्शन है जो कि कहीं कॉल नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं इसके अंदर, इसके बाद इसको कॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉल भी कर लिया बिग ग्रीड के अंदर ही। तो चलो, ये क्या हो रहा है, बिग ग्रीड में जाएगा एग्जीक्यूशन, नेम सबसे पहले चेंज होकर राजनाथ से हट के राजन हमने कर दिया है कि चलो ठीक है, ऐसा कर देना। और उसके बाद फिर हमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ग्रीट, जिसमें नेम की जो वैल्यू है वो वापस से प्रसाद हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रिंट हो रहा है नेम, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ग्रीट को कॉल कर लिया, मतलब कि ये जो ग्रीट अभी अभी हमने डिफाइन किया था इसको हमने कॉल कर लिया। मतलब कि पहले नाम की जो नाम नाम हमने ये रख दिया, उसके बाद फिर हमने ग्रीट को कॉल कर दिया, सिंपल, यही था। तो आउटपुट क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, एक बार स्क्रीन पर जरा पॉज करो और सोचो कि क्या आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तुमने सोच लिया होगा। अब जरा इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ रहा है गुड मॉर्निंग प्रसाद और फिर नीचे राजनाथ। ये कैसे हो रहा है? इसको हटाते हैं। तो अब तुम जरा स्क्रीन को पॉज करो और एक बार सोच कर देखो कि क्या आउटपुट होना चाहिए। शायद तुमने अभी तक सोच लिया होगा, तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो गुड मॉर्निंग प्रसाद हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब देखो, यहाँ पर स्कोप्स का जो खेल है वो किस तरह से होता है। देखो, स्कोप का जब भी तुम्हें पता लगाना है कि ये कोई भी वैल्यू, ये यहाँ पर नेम नेम जो है वो ये नेम की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, ठीक है। तो उसका एक रूल होता है, उसका जो रूल होता है उस रूल को हम कहते हैं LEGB रूल,
ठीक है। LEGB, LGBT नहीं, LEGB, ठीक है। तो LEGB रूल क्या कहती है? L मतलब लोकल कह सकते हो, E मतलब एनक्लोजिंग, G मतलब ग्लोबल, और B मतलब बिल्ट इन था, ठीक है, हाँ बिल्ट इन ही होगा, वही था। तो LEGB यानी लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल और बिल्ट इन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कोई भी वैल्यू होगा वो चीज़ों को उठाएगा, ठीक है। तो ये कैसे उठाएगा, ये कैसे काम करता है? चलो अब इस नेम के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल को चेक करेगा, एल यानी लोकल। तो क्या इसके लोकल में नेम है? हाँ नेम है, प्रसाद। तो यानी कि अब क्या होगा कि ये नेम को डायरेक्ट यहाँ से उठा लेगा, मतलब यहाँ से प्रायोरिटी सेट होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी लोकल की, फिर एनक्लोजन एनक्लोजिंग की, उसके बाद फिर ग्लोबल की, और उसके बाद फिर बिल्ट इन की, ठीक है। काफी है इतना समझना तुम्हारे लिए। अब देखो बस इस रूल को ध्यान से याद रखो। तो यहाँ पर नेम है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर से लोकल में ही मिल गया, ठीक है। तो नेम में ही इसको प्रसाद मिल रहा है, इसलिए ये गुड मॉर्निंग प्रसाद प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं, तो मैं रन करके दिखाऊं गुड मॉर्निंग प्रसाद, बस सिंपल है। अब देखो उसके बाद फिर ई है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एनक्लोजिंग को किस तरह से एक्सेस कर रहा है, ये रूल किस तरह से फॉलो कर रहा है एनक्लोजिंग के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके पास लोकल में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके पास लोकल में कुछ नहीं है, इस फंक्शन में, ग्रीट फंक्शन के अंदर लोकल में कुछ नहीं है नेम के लिए। तो लोकल में कुछ नहीं है, तो अब हमारा कंट्रोल जाएगा ई में, ठीक है। तो एनक्लोजिंग में क्या होगा, एनक्लोजिंग का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये किसके एनक्लोजिंग में है, ये बिग ग्रीड के एनक्लोजिंग में है, ठीक है। तो अब ये इससे बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करेगा, तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद फिर नेम में इसको राजन मिल रहा है, तो ये गुड मॉर्निंग राजन प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसके बाहर भी अगर कोई एनक्लोजिंग होती तो वो, और यहाँ से हम राजन हटा देते हैं, नेम इक्वल्स टू राजन हटा देते, तो वो उस चीज को उठाता, ठीक है। तो वो ये धीरे धीरे बाहर जाता है, सबसे पहले लोकल, उसके बाद फिर एनक्लोजिंग, उसके बाद फिर ग्लोबल, उसके बाद फिर बिल्ट इन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए, अभी आउटपुट आना चाहिए गुड मॉर्निंग राजन, क्योंकि ये अब एनक्लोजिंग में पहुंच चुका है। यहाँ पर गुड मॉर्निंग राजन, ठीक है। सही है, सही जा रहा है। अब एक काम करते हैं, एनक्लोजिंग वाले को भी हटा देते हैं, हटा दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ग्लोबल। तो अब यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल वाली वैल्यू उठ कर आएगी। अगर मैं इसको रन करूं, तो ग्लोबल में कौन सी वैल्यू थी, नेम इक्वल्स टू राजनाथ, तो गुड मॉर्निंग राजनाथ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास बी, यानी बिल्ट इन। और बिल्ट इन क्या, बिल्ट इन नेम स्पेसेस। अब देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास पाइथन में डिफाइंड होते हैं, उनमें अगर हम वैल्यूज में छेड़छाड़ करें तब किस तरह से बिहेवियर होगा, ये मैं चाहता हूँ कि इसका एग्जाम्पल तुम कमेंट्स में मुझे बताओ, ठीक है। टाइम स्टैम्प डालो अभी का, जो वीडियो में चल रही है, और अभी इसको कमेंट करो और कोई एक एग्जाम्पल दो, या फिर खुद से थोड़ा टाइम लो, एक्सप्लोर करो, और बाद में तुम चुप आराम से कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है, तो ये था LEGB रूल, और काफी तुम्हें अच्छा लगा होगा ये रूल, बहुत सारे कंफ्यूजन को इसने क्लियर कर दिया कि किस तरह से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को पता लगा सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो कौन सी वैल्यू उठाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास है म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले तो फंक्शन का नाम हम चेंज करते हैं और फंक्शन ही हटाते हैं इसको पूरा, ठीक है। ये क्या करेगा, शो डेटा, ये शो डेटा नाम से हमने एक फंक्शन ये रख दिया, ठीक है, फंक्शन रख दिया। और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं, एक लिस्ट रखते हैं यहाँ पर L1, और एक लिस्ट हमने यहाँ पर रख दिया L1, और इसके अंदर हमने 1 2 3 रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर इस चीज़ को हटाते हैं, और नाम को भी हटाते हैं, LEGB रूल को भी हटाते हैं, काफ़ी चीज़ें हटा दी मैंने। यहाँ पर फिर से हमने बाहर में भी एक L1 रख लिया, इसके अंदर हमने चलो 1 2 3 रखा है, बाद में हम चेंजेस करेंगे अभी। और इसके बाद हम शो डेटा को कॉल कर लेते हैं, शो डेटा, और फिर ब्रैकेट्स लगा दिए ताकि हम इसे कॉल कर पाएँ। अगर मैंने इसे प्ले पे क्लिक किया, ठीक है, सॉरी रन पे क्लिक किया, तो ये क्या कर रहा है, अच्छा प्रिंट फंक्शन में मैंने कुछ पास ही नहीं किया, वाह। L1 को पास किया अभी, अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो ये 1 2 3 को शो कर रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, 5 6 और 7 कर देता हूँ, अगर अभी रन करूँ,
तो ठीक है, ये 5 6 7 को यहाँ पर शो कर रहा है। और एक काम करते हैं, एक टपल भी रख लेते हैं। ठीक है, P1 इक्वल्स टू टपल भी 1 2 3 है। और एक यहाँ पर भी हम टपल रख लेते हैं, P1 इक्वल्स टू 5 6 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्मिनल हटाओ फिलहाल तो, फिर प्रिंट करवा लेते हैं ये पर को भी। हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो पहले यहाँ पर L1 था। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने शो डेटा किया है और इसके बाद भी हम करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये पहले बता देते हैं कि कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर यहाँ पर प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, कॉल हो चुका है। और उसके बाद हम फिर से प्रिंट करवाते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, देखो एक यहाँ पर मैंने एक लिस्ट लिया हुआ है, एक टपल लिया हुआ है। और इस फंक्शन के अंदर भी हमने एक लिस्ट लिया हुआ है, एक टपल लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कॉलिंग फंक्शन, और उसके बाद फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर फिर से L1 है जो कि एक लिस्ट है, P1 है जो कि एक टपल है। फिर लिस्ट को हमने प्रिंट करवा दिया है, टपल को हमने प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, और उसके बाद जब फंक्शन को कॉल जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रिंट होगा प्रिंट फंक्शन कॉल्ड, यानी फंक्शन कॉल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर अ, वापस से L1 प्रिंट होगा और उसके बाद फिर P1 प्रिंट होगा। सिंपल, इसमें तो कुछ ज़्यादा अजीब सा नहीं है। इसको मैं अगर ये करूँ, रन करूँ, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर टपल आ रहा है, उसके बाद फिर सॉरी, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक लिस्ट आ रहा है P1 L1, और उसके बाद फिर टपल आ रहा है P1। उसके बाद फिर से एक लिस्ट आ रहा है कॉल होने के बाद, उसके बाद फिर एक टपल आ रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे क्या दिखाना था, यहाँ पर मुझे म्यूटेबल और इम्यूटेबल की प्रॉपर्टीज दिखानी थी जब यहाँ पर ये चेंज हो तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर L1 में जो है कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। L1 में मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। L1 में मैंने ऐड कर दिया, चलो L1 प्लस इक्वल्स। ठीक है, L1 में मैंने ऐड कर दिया एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट को मैं रख देता हूँ 7 है ना, तो चलो 8। ठीक है, 8 को मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर मैं T1 में भी ऐड कर देता हूँ 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 8। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर L1 ये है, T1 ये है। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर ये कॉल हो रहा है तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ऐड इस L1 के लिए हो रहा है, इस T1 के लिए हो रहा है। क्या वो चेंज यहाँ पर जो मैं चेंज कर रहा हूँ L1 पे, तो क्या वो चेंज इधर पे रिफ्लेक्ट होगा? ठीक है, या फिर क्या ये T1 जो है वो इस पे रिफ्लेक्ट होगा? क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्केनेट। यहाँ पर कॉन्केटेनेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कॉन्केटेनेशन जो है वो सेम डेटा टाइप्स में होती है। तो यहाँ पर मैं कॉन्केटेनेशन में प्रॉब्लम यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये क्या कर रहा है कि नॉट इन, ओके, ये इसे इंट समझ रहा है। ठीक है, ये इंट मैंने तुम्हें ये तो बताया था कि जब भी तुम सिंगल एलिमेंट डालो टपल में, तो एक कॉमा डाल देना ताकि पता चले कि ये एक इंट, ये एक टपल है, ना कि ये एक इंट है। अगर सिर्फ ये करोगे तो ये इसको इवेल्युएट करेगा और डायरेक्ट ये बोल देगा कि चलो एक इंटीजर है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉमा डाल दिया। अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन जब कॉल हो रहा है, तो फंक्शन जब कॉल हुआ तो उस वक्त के लिए ये जो चेंजेस हुए वो इधर हुए। और उसके बाद जो है हमें बाहर का जो L1 था या फिर बाहर का जो T1 था, उसके लिए कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब हम L1 और T1 को यहाँ से हटाकर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू पास करवाते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पर L1 एक नया L1 बन रहा है, यहाँ T1 एक नया T1 बन रहा है। और फिर ये जो L1 जो है इस पे हम ऐड कर रहे हैं तो वो इस L1 पे ही ऐड हो रहा है, T1 पे ये जो ऐड कर रहे हैं वो इस T1 पे ही ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर हम
ये जो है ये नए नए वेरिएबल्स बना रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो इनमें ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको हटाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इनको कमेंट आउट कर देते हैं। कर दिया कमेंट आउट। अब इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास करवाते हैं। यहाँ L1 चला गया, यहाँ T1 चला गया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर भी इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं L1 नाम से और T1 के नाम से। ठीक है, अब देखते क्या होता है। यहाँ पर देखो, तुम्हें थोड़ी अजीब सी चीज दिख रही होगी। क्या अजीब सी चीज है? ये लिस्ट है, ठीक है, ये भी लिस्ट है। तो लिस्ट में जो चेंज हुआ वो तो बाहर में भी हो गया। मतलब कि जब फंक्शन कॉल हुआ के बाद भी ग्लोबल जो L1 था उसके लिए भी चेंज हो गया, लेकिन जो T1 था, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ। जो T1 था, T1 में जो हम फंक्शन के अंदर हमने जो चेंज करवाया था, वो फंक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ L1 जो है यानी लिस्ट, वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, और T1 यानी टपल जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ये चीज तुम हमेशा याद रखना कि अगर हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू फंक्शन को कॉल करें और उन आर्ग्यूमेंट्स में कंटेनर्स है, ठीक है, कंटेनर्स किस तरह के, अगर तुमने म्यूटेबल डेटा टाइप लिया है और म्यूटेबल डेटा टाइप में अंदर में कोई एक चेंज, कुछ भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम्हें बाहर दिखने वाला है। लेकिन अगर इम्यूटेबल रख रहे हो तो वो नहीं दिखने वाला। ठीक है, देखो, L1 था, L1 में तुमने फिर चेंज किया, ठीक है, और L1 में चेंज करने के बाद L1 ये बन गया, और L1 जो है वो फंक्शन के बाद भी ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब ग्लोबल वाले L1 के लिए भी यही दिख रहा है। और T1 जो था, वो T1 में फंक्शन कॉल करने के बाद वो ये बन गया, मतलब अंदर के लिए वो T1 ये है, लेकिन बाहर के लिए T1 ये नहीं है। ठीक है, यानी कि वो चेंजेस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल, तुम समझ गए, मतलब कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के लिए चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते बाहर। ठीक है, मतलब वो अंदर चेंज हुआ है तो वो अंदर के लिए ही चेंज हुआ है, बाहर के लिए चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यहाँ पर T1 को हटाते हैं, इम्यूटेबल का तो तुम समझ गए ना। अब म्यूटेबल में भी एक नया एक और केस आता है। ठीक है, वो केस अब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये एक लास्ट चीज है वो जो छूट रही है। बाकी मैंने फंक्शन में तुम्हें A to Z सब कुछ बता दिया है। अगर तुमने अब तक वीडियो देखी है तो तुम काफी चीजें सीख चुके हो और इसे अपने प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर T1 के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉरी, T1 के लिए तो है। यहाँ पर, यहाँ पर भी T1 को हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पर से भी T1 को हटाओ और इसको कमेंट आउट से हटाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर बाहर वाले, नहीं सॉरी, अंदर वाले के लिए तो चेंज हुआ है, लेकिन बाहर वाले के लिए चेंज नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर, देखो, अंदर वाले के लिए चेंज हुआ है, और यहाँ पर पहले हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर ये प्रिंट करवा रहे हैं। तो अंदर वाले के लिए चेंज हुआ है, लेकिन बाहर वाले के लिए चेंज नहीं हुआ है। तो ये तो मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ये जो L1 है ना, ये एक नया L1 बन गया है। ये L1 में तो भले ही तुमने पास करवा दिया, ठीक है, भले तुम यहाँ पर पास नहीं भी करवाते तो भी ऐसा ही आउटपुट आता। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने एक फिर से L1 में कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ पास करवा दिया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एक नया L1 बन गया है, या फिर कोई अलग वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो अब जो चेंजेस हो रहे हैं वो इस नए वाले L1 में हो रहे हैं, ना कि इस वाले L1 में। तो भाई इसलिए जो है वो म्यूटेबल चेंजेस होने के बाद बावजूद भी ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से तुम्हारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और अब जो है वो और भी चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाता हूँ। देखते हैं कि कितनी जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का, मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा।